नमस्कार, मैं हूं निधि तिवारी और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और आज हम आपको इस बुलेटिन में बात करेंगे देश भर की सबसे अहम खबरों की। लेकिन खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में केंद्र सरकार से नाराज हैं सरकारी कर्मचारी, इन 3 विधानसभाओं में छिपा है संदेश। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली कम सीटें मिलने पर शिवराज चौहान का बड़ा बयान, दिल्ली में अपनी भूमिका के बारे में भी बताया। पीएम मोदी का जिक्र करते हुए बोले संजय राउत, कहा नरेंद्र मोदी है बहुत बुजुर्ग नेता, तीसरी बार शपथ लेने दीजिए। जीत के एक दिन बाद एक्शन में दिखे नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव, देर रात पूर्णिया GMCH का किया निरीक्षण। प्रियंका गांधी ने सपा को लिखी चिट्ठी, कहा भीषण हालात में ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी, सभी सपा नेताओं को दिल से आभार। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सपा को पत्र लिखकर बधाई दी है। कांग्रेस गुजरात से रिश्वत लेने का अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर कर्मचारी EMI के जरिए लोगों से रिश्वत लेते थे, जिससे किसी पर भी रुपए लेने और देने का बोझ नहीं पड़ता था। देश के पश्चिमी राज्य गुजरात से रिश्वतखोरी का रोचक मामला सामने आया है, जहां कुछ सरकारी कर्मचारियों ने लोगों से घूस लेने का एक ऐसा तरीका खोजा जिससे देने वाले पर भी वित्तीय बोझ न पड़े, मतलब भ्रष्टाचार भी चलता रहे मगर देने वाले के प्रति सहानुभूति के साथ। दरअसल कुछ सरकारी कर्मचारियों की ओर से पीड़ितों से बैंकों की तरह EMI के रूप में घूस लेने के मामले सामने आए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो की ओर से साल 2024 में ही अब तक इस तरह के 10 मामले दर्ज किए गए हैं। लोकसभा चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल बनी सीट अमेठी। प्रियंका गांधी की सूझबूझ और रणनीति से कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भारी मतों से स्मृति ईरानी को हरा दिया, जो अब सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल अमेठी सीट एक बार फिर सुर्खियों में है। 2019 में यहां से स्मृति ईरानी ने जितने मतों से राहुल को हराया था, उससे 3 गुना से वो हार गई हैं। इस चुनाव में स्मृति ईरानी KL शर्मा से 1,67,000 से ज्यादा वोटों से हारी। हार का ये अंतर सबको चौंकाने वाला साबित हुआ। इस जीत में कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा का चेहरा नहीं, बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा की रणनीति अहम रही। फिलहाल यहाँ इस बात को लेकर चर्चा है कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को हराने वाली स्मृति ईरानी को गांधी परिवार के कंस्टोडियन किशोरी लाल ने कैसे पराजित कर दिया। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बसपा ने बड़ा एक्शन लेते हुए लोकसभा प्रत्याशी माजिद अली को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बसपा से निष्कासित कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी माजिद अली को बसपा से निष्कासित कर दिया गया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के अलावा भाजपा प्रत्याशी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के आरोप लगे हैं। सहारनपुर लोकसभा सीट से बुरी तरह से चुनाव हारते ही माजिद अली को बड़े भाई सहित बहुजन समाज पार्टी ने निष्कासित कर दिया। माजिद का निष्कासन राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। माजिद अली की बसपा से दूरी की पहली घटना नहीं है। उनकी पत्नी तस्मीम बानो 2016 में बसपा के टिकट पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीती थी। इसके बाद माजिद 5 साल पार्टी में रहे और हर एक गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन 2021 के जिला पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी और उनके बीच कुछ मतभेद हो गए। लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया। बीजेपी अपने अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और अयोध्या सीट भी हार गई, जिससे बीजेपी की जमकर फजीहत हो रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान अवधेश प्रसाद ने साइलेंट मैनेजमेंट की जो चाल चली वो चूक रही। चुनाव भर वो प्रदर्शन से बचते रहे, ना कोई रोड शो किया और ना ही किसी तरह की बयानबाजी की। बस चुपचाप जनसंपर्क और 1-to-1 प्रचार में वो और उनकी टीम जुटी रही। इसी से भाजपा को उनकी किसी चाल का अंदाजा नहीं लग सका और बाजी मार ले गए। चुनाव में भाजपा शुरू से ही आक्रामक मुद्रा में थी। प्रदेश और केंद्र में कई मंत्रियों ने यहाँ कैंप करके माहौल बनाया, दर्जनों रैली और सभाएं की। नामांकन के दिन उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश सरकार के कई मंत्री जुटाए गए। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बीजेपी बहुमत से बहुत पीछे रह गई है। इस बीच JDU की अनावश्यक मांगे बीजेपी नहीं मानेगी और सरकार की मजबूती के लिए छोटे दलों से भी संपर्क साध रही है। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई है, लेकिन NDA ने 272 का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। अब सरकार बनाने की कवायद जारी है। चूँकि इस चुनाव में नीतीश कुमार और नायडू किंग मेकर फैक्टर बनकर उभरे हैं, इसलिए दोनों को ही लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। खास तौर पर ये कि JDU सरकार में शामिल होगी तो उसकी तरफ से बड़ी शर्तें रखी जा सकती हैं। इन चर्चाओं के बीच सामने आया है कि बीजेपी गठबंधन के नियमों और गठबंधन धर्म के तहत ही काम करेगी, गैर जरूरी मांगों के आगे नहीं झुकेगी।
बीजेपी गठबंधन के नियमों और गठबंधन धर्म के तहत ही काम करेगी। मंत्रालय का बंटवारा हो या मंत्रियों की संख्या, सहयोगियों की चिंताओं का ध्यान भी रखा जाएगा। बीजेपी अपने सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलेगी। बीजेपी निर्दलीय सांसदों और छोटे छोटे दलों के संपर्क में भी है। रायबरेली सीट से करारी शिकस्त मिलने के बाद दिनेश प्रताप सिंह ने जनता के लिए एक ओपन लेटर लिखा है, जिसकी अब जोरों पर चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने 3,90,000 से ज्यादा वोटों से हारने वाले बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली की जनता के नाम ओपन लेटर लिखा है। इस लेटर में उन्होंने लिखा है कि वो आने वाले हर शनिवार रविवार को छुट्टी लेंगे और अपने पारिवारिक कामों में व्यस्त रहेंगे। और उन्होंने आगे लिखा कि जनता के मुद्दों को सुलझाने और समझने के लिए इन दिनों में राहुल गांधी यहाँ बैठेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रायबरेली लोकसभा सीट से 6,87,649 वोट मिले हैं, तो वहीं दिनेश प्रताप सिंह ने यहाँ 2,67,619 वोट हासिल किए। उनके ओपन लेटर को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं हैं। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के किंग मेकर चंद्रबाबू नायडू की जोरों पर चर्चा हो रही है। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू अरबों के मालिक हैं, जिसके चलते वो भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव रिजल्ट 2024 आने के बाद जो दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, पहला नीतीश कुमार और दूसरा चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू फिलहाल बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए किंग मेकर की भूमिका में है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली टीडीपी वहां सत्ता में आ गई है। यहां आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुंपन सीट से नामांकन भरा था। चुनावी हलफनामे में चंद्रबाबू नायडू ने अपनी संपत्ति का खुलासा भी किया। सबसे रोचक बात तो ये है कि पिछले 5 सालों में चंद्रबाबू नायडू और उनके परिवार की संपत्ति 41% से ज्यादा बढ़ी है। दिन भर की बड़ी खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।